मैं डॉक्टर श्याम शंकर आपके सम्मुख आज अरस्तु के क्रांति सिद्धांत पर एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। हम देखते हैं कि अरस्तु के समय में नगर राज्यों में कई तरह के विकार उत्पन्न हो गए थे और उसमें प्रायः राजनीतिक परिवर्तन होने लगे थे। इससे उसमें राजनीतिक अस्थिरता के लक्षण दृष्टिगत होने लगे थे। अरस्तु इससे चिंतित हुआ। उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इन राजनीतिक परिवर्तनों को क्रांति के नाम से बताया है और उसे रोकने के लिए कई तरह के उपचारों की व्यवस्था की है ताकि नगर राज्यों में जो अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न होता है उसे रोका जा सके, नगर राज्यों को सुव्यवस्थित किया जा सके। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ और आज के संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में जो क्रांति का अर्थ है, दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है। आधुनिक समय में क्रांति का अर्थ सामाजिक व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना होता है, जबकि अरस्तु के लिए क्रांति का अर्थ संविधान में छोटे बड़े परिवर्तन लाने से था। पूर्ण परिवर्तन को वो पूर्ण क्रांति और आंशिक परिवर्तन को आंशिक क्रांति बताते हैं। क्रांति के उद्देश्य। अरस्तु के हिसाब से क्रांति कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कभी कभी वो कहते हैं कि कभी कभी क्रांति का उद्देश्य राज्य के संविधान में पूर्ण परिवर्तन करना होता है, जैसे जनतंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र या धनिक तंत्र के स्थान पर जनतंत्र की स्थापना करना होता है। कभी कभी कहते हैं कि क्रांति के संचालकों का उद्देश्य संविधान के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं होता है, बल्कि शासन शक्ति पर स्वयं का नियंत्रण स्थापित करना होता है। वो अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है शासन शक्ति पर, इसलिए भी क्रांति होती है। कभी कभी क्रांति का उद्देश्य संविधान को और अधिक यथार्थवादी बनाना होता है, जैसे प्रजातंत्र को वास्तविक प्रजातंत्र बनाना, कुलीन तंत्र को वास्तविक कुलीन तंत्र बनाना, इस तरह से। अरस्तु कहते हैं कि कभी कभी क्रांति का उद्देश्य कुछ शासकीय पदों में भी परिवर्तन लाना होता है। संपूर्ण शासन व्यवस्था में परिवर्तन करना नहीं होता, व्यवस्था के कुछ पदों पर परिवर्तन लाना उनका उद्देश्य होता है। इसके बाद क्रांति के इन उद्देश्यों की चर्चा करने के बाद अरस्तु क्रांति के कारणों पर चर्चा करते हैं और कारणों की चर्चा करते हुए क्रांति के कारणों को वो 3 भागों में बांटते हैं: मूल कारण, सामान्य कारण और विशेष कारण। मूल कारण क्रांति के लिए अरस्तु असमानता को जिम्मेवार बताते हैं। असमानता जो है क्रांति का मूल कारण है अरस्तु की दृष्टि में। इस असमानता शब्द को स्पष्ट करने के लिए वो समानता पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि समानता 2 तरह की होती है, एक संख्यात्मक समानता और दूसरी आनुपातिक समानता। संख्यात्मक समानता से उनका तात्पर्य इस बात से है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को समान माना जाए। इसे
जनतांत्रिक अवधारणा भी कह सकते हैं। जिस जनतांत्रिक अवधारणा में या प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों को बराबर माना जाता है, संख्यात्मक आधार पर सबकी गिनती एक होती है, सबके मत मूल्य को एक ही गिना जाता है। जैसे हमारे देश में प्रजातंत्र है और हमारे देश में प्रत्येक नागरिकों के वोट का मूल्य एक ही होता है, भले ही वह रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो या कोई डॉक्टर या इंजीनियर या कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्यों न हो, लेकिन सबके वोट का मूल्य एक होता है, यानी संख्यात्मक दृष्टि से उन्हें समान माना जाता है। दूसरा वो बताते हैं आनुपातिक समानता की बात करते हैं। आनुपातिक समानता अरस्तु के अनुसार योग्यता पर आधारित होती है और इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को उसके योग्यता के अनुपात में ही अन्य मनुष्यों की तुलना में समान या असमान माना जाता है। अरस्तु आनुपातिक समानता को ही सच्ची समानता मानता है और असमानता को क्रांति का मूल कारण बताते हुए अरस्तु कहता है क्रांति में कि जब कुछ लोग संख्यात्मक दृष्टि से तो कुछ लोग इसकी आनुपातिक आधार पर व्याख्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और क्रांति का रूप ले लेती है। अरस्तु के विचार में छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोह करते हैं और जो बराबर की स्थिति में बने हुए हैं, बराबर की स्थिति में हैं, वो बराबर की स्थिति में बने रहने के लिए भी विद्रोह करते हैं। यह वो मनोदशा है जिससे क्रांतियों की उत्पत्ति होती है। इस तरह से अरस्तु असमानता को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि समाज में व्याप्त असमानता ही उस अन्याय को जन्म देती है जिसके कारण एक वर्ग विशेष वह जितना पाने का अधिकारी है उससे उसे कम मिलता है और दूसरे वर्ग को उससे जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिलता है। इससे उस वर्ग विशेष में असंतोष का जन्म होता है और यह असंतोष अंततः घनीभूत होकर क्रांति का कारण बनता है। इस प्रकार असमानता जन्य अन्याय क्रांति का मुख्य कारण सिद्ध होता है। हम लोगों ने देखा है कि फ्रांस की क्रांति का भी मुख्य नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण समानता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और समानता के अभाव में यानी असमानता के कारण क्रांति की भावना, असंतोष की भावना जो जन्म लेती है वह क्रांति का कारण बनती है। इस बात को अरस्तु आज से कई सौ वर्ष पहले ही अपने विचारों में व्यक्त करते हैं। अरस्तु क्रांति के सामान्य कारण पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि कभी कभी शासक सत्ता के मद में चूर होकर जनहित की उपेक्षा करने लगते हैं और सत्ता का प्रयोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करने लगते हैं, तो इससे आम जनता में असंतोष उत्पन्न होता है और उस असंतोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोग विद्रोह करते हैं या क्रांति कर देते हैं। इसे वो शासकीय धृष्टता एवं स्वार्थ साधना जो है शासक वर्गों का, इसको क्रांति का एक कारण बताते हैं, सामान्य कारण बताते हैं। और दूसरे सामान्य कारण की चर्चा करते हुए कहता है कि सम्मान की आकांक्षा, योग्यता के आधार पर राजकीय सम्मान प्राप्त करना हर मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती है, लेकिन जब शासकों द्वारा इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है और अपने चाटुकारों चापलूसों को सम्मान दिया जाता है और योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है, अयोग्य व्यक्तियों को वो सम्मान दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के विरुद्ध लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है और यह असंतोष क्रांति के रूप में प्रकट होती है।
क्रांति के सामान्य कारणों की चर्चा करते हुए अरस्तु कहते उच्चता का भाव। एक कारण इसको भी बताते हैं कि उच्चता का भाव को वो कहते हैं कि समाज में कुछ लोग धन या जस के कारण स्वयं को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगते हैं और इस आधार पर सत्ता हथियाने का षड्यंत्र करने लगते हैं। वे जनता का विश्वास खो देते हैं और क्रांति का शिकार हो जाते हैं। यानी वो कहते हैं कि जब कुछ लोग धन या जस के कारण स्वयं को अन्य लोगों से ज़्यादा ऊंचा मानने लगते हैं, सुपीरियर दूसरों से वो खुद को समझने लगते हैं और सत्ता हथियाने के लिए कई तरह के षड्यंत्र करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जनता का विश्वास खो देते हैं और जनता का विश्वास खो देना ही क्रांति को जन्म देता है। अरस्तु भय को भी क्रांति का एक कारण, मुख्य कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि भय दो प्रकार के व्यक्तियों को क्रांति करने के लिए प्रेरित करता है। एक वैसे व्यक्ति जो अपराधी है और अपराध के दंड से बचना चाहता है, तथा दूसरे वैसे व्यक्ति जिन्हें ये आशंका हो गई है, भय हो गई है कि उसके साथ कोई अन्यायपूर्ण घटना घटने वाली है। यह जो भय है, एक भय जो दंड से बचना चाहते हैं और जो अपराधी हैं, और दूसरा जिनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। ये दोनों प्रकार का भय भी कभी कभी क्रांति का कारण बन जाता है। सामान्य कारणों में वो घृणा को भी एक कारण बताते हैं। जैसे धनिक तंत्र में जब धनिक वर्ग बहुसंख्यक अधिकार वंचित दरिद्र वर्ग के सदस्यों से घृणा करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में दरिद्र वर्ग को क्रांति करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, या ऐसी स्थिति में दरिद्र वर्ग क्रांति के लिए आगे बढ़ते हैं। यानी धनिक तंत्र में जो दरिद्र वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति यदि उपहास का भाव उत्पन्न होता है, तो यह उपहास का भाव या उनके प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो इस उपहास और घृणा के कारण भी गरीब लोगों में असंतोष बढ़ता है और इस असंतोष के चलते भी क्रांतियाँ होती है। इन क्रांतियों में एक कारण वो आपसी विद्वेष को भी बताते हैं। कभी कभी ये शासक वर्ग में आपसी संशय और विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है और उनमें आपस में गुटबाजी हो जाती है, और इन गुटबाजी के कारण भी कई जगह क्रांति होती है। जातीय मतभेद, एक राज्य में यदि एक से अधिक जातियों का निवास होता है, तो उनमें जातीय मतभेद स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं और इन मतभेदों के कारण भी कई बार क्रांति हो जाती है। राज्य के किसी अंग या पद की शक्ति में अनावश्यक वृद्धि, राज्य के किसी अंग या पद की शक्ति में असंतुलित या अनावश्यक वृद्धि होने से भी अन्य अंगों या पदों पर धारण करने वाले व्यक्ति में ईर्ष्या जन्म लेती है, और यह ईर्ष्या भी कई बार क्रांति का कारण बन जाती है। अल्प परिवर्तन, वो अल्प परिवर्तन को भी क्रांति का कारण बताते हैं। कहते हैं कि कई बार जो छोटा सा परिवर्तन होता है, वह छोटा परिवर्तन होता है, वो धीरे धीरे बड़े परिवर्तनों की भूमिका तैयार कर देती है और इसके चलते भी क्रांति हो जाती है। शासक वर्ग की असावधानी, असावधान शासक वर्ग अपनी असावधानी के कारण भी कभी कभी
राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर वह योग्य की जगह पर अयोग्य व्यक्तियों की, राजद्रोही व्यक्तियों की नियुक्ति कर देता है और उसकी असावधानी का खामियाजा भी कई बार भुगतना पड़ता है और वह व्यक्ति राजद्रोह करते हुए क्रांति को जन्म देता है या राजद्रोह करता है, जिससे क्रांति उत्पन्न हो जाती है या क्रांति हो जाती है। इसी तरह से वो विदेशी तत्वों को भी क्रांति के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं और बताते हैं कि कई बार विदेशी राज्य भी अपने शत्रु राज्य में क्रांति कराने की कोशिश करते हैं। एक मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति, अरस्तु मध्यम वर्ग के अनुपस्थिति को भी क्रांति का कारण बताते हैं। साथ ही साथ कभी कभी निर्वाचन में गड़बड़ी के कारण भी क्रांति होती है। आज की कक्षा में इतना ही, फिर कल अगली कक्षा में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।